सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और जब इसका सारा कंसेप्ट या सारा थ्योरी पोर्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जिस लेवल तक न्यूमेरिकल्स पूछता है उस लेवल तक मैंने टच कर दिया है। इससे ज़्यादा लेवल रेलवे में नहीं पूछता है या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। बिहार के एग्ज़ाम में तो न्यूमेरिकल पूछता ही नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट और थ्योरी पर पकड़ बनानी है। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। देखिए, गति के नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1686 से 87 ईस्वी में इस गति के नियम को दिया था और इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम थे। जो पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ को ही बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व के नियम, ठीक है। दूसरा जो लॉ था इसको बोलते थे बल का नियम, ठीक है, या फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि इसमें हम लोग फोर्स का सूत्र मिलता है। और तीसरा जो लॉ था, थर्ड लॉ, इसको बोलते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो ये 3 नियम है जिसे न्यूटन ने दिया है और इस तीनों नियम को न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि न्यूटन ने अपने गति के नियम किस पुस्तक में लिखे हैं, तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सारे नियम को देखते हैं और उस नियम से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनको भी धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का पहला नियम। देखिए, ये गति का पहला नियम जो है इसे देने वाले थे गैलीलियो, ठीक है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट गैलीलियो ने दिया। गति का पहला नियम तो न्यूटन ने दिया, लेकिन जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, जड़त्व, इस जड़त्व के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। एक्चुअली गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि, और जड़त्व का नियम देने वाले कौन थे? गैलीलियो। यानी कि जड़त्व के बारे में, जड़त्व को सबसे पहले परिभाषित करने वाले, डेफिनेशन देने वाले गैलीलियो थे। यानी कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं न्यूटन का पहला नियम जो है गति का, वो गैलीलियो के जड़त्व के नियम से अफेक्टेड है, जड़त्व से अफेक्टेड है। ये न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? कोई व्यक्ति तब तक अपनी विरामावस्था में बना रहेगा या गति की अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह अनंत काल तक रुका रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक रुका रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बाहरी बल फोर्स ना लगाए, फोर्स एग्जर्ट ना करे, बल ना लगाए, तब तक वो वस्तु रुका रहेगा। या मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है, गति कर रहा है, तो वो तब तक नहीं रुकेगा, तब तक वो गति करता ही रहेगा जब तक कि उसको रोकने वाला कोई बाह्य बल, फोर्स बाहर से ना आ जाए। यानी कि रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा और गति कर रहा है तो वो गति ही करता रहेगा। इसको बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम। एक और चीज़ है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो वो अपना दिशा नहीं बदलेगा। ये भी न्यूटन का पहला नियम ही है। अगर मान लीजिए वो अपना दिशा बदल लेता है, यानी कि वो अपना गति को परिवर्तित, वेग को परिवर्तित कर ले रहा है, तो वेग भी परिवर्तित नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। और वेग में दिशा भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए हम लोग याद रखना है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा और गति में है तो गति में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और यही तो कहता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या? देखिए, जड़त्व यही चीज़ है। जड़त्व क्या है? स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि रुका हुआ है तो रुकले रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि जो वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा, परिवर्तित नहीं करेगा। गति में है तो गति में ही रहेगा और रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। इसी को जड़त्व कहते हैं और इसको दिया था गैलीलियो ने। इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। और याद रखिएगा, इनर्शिया यानी कि जड़त्व, जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि द्रव्यमान। यानी कि इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, समान चाल से चल रही बस, मान ली एक साल सबका वेलोसिटी सेम है, सबका चाल सेम है, बस, कार और ट्रेन। इस तीनों में
किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा, कार का जड़त्व सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में सबसे कम मास किसका है? सबसे कम मास है कार का। मास कम यानी कि जड़त्व कम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मास किसका है? ट्रेन का। तो इसका जड़त्व भी सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप कार को रोकने जाइएगा तो आप रोक सकते हैं, मे भी आप रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन को रोकने जाइएगा आपको रोकने में ज़्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि अवस्था परिवर्तन को ज़्यादा ये करेगा, इसका जड़त्व ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। यही कारण है कि आप बड़ा सा पत्थर अगर अपने हाथ में लेते हैं, अगर कोई बड़ा सा पत्थर फेंकता है आपको, तो उसको रोकने में आपको ज़्यादा दिक्कत होता है। हो सकता है आपका फेस भी फूट जाए, उसको रोकने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर छोटा पत्थर फेंके तो आप हाथ भी लगा दीजिएगा तो रुक जाएगा, भले आपके हाथ में चोट लग जाए। लेकिन बड़ा पत्थर क्या होगा? आपको हाथ को ढकेल के आपको चोट पहुंचा देगा। यही है जड़त्व कहता है। क्यों बड़े पत्थर से आपको ज़्यादा हानि पहुंचने की संभावना है? क्योंकि बड़ा पत्थर जो है उसका जड़त्व ज़्यादा है। चलिए जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, तेज़ चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगने पर या रुकने पर अंदर खड़ा यात्री पीछे आगे की ओर झुक जाता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एक बस है और बस में ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये बस चल रही है, इधर v गति से चल रही है और बस अचानक से रुकी। तो बस के देखिए, जब बस चल रही थी तो आदमी का जो निचला पोर्शन है, पैर भी बस के साथ चल रहा था। लेकिन जैसे ही अचानक बस रुकी तो पैर बस के साथ रुक गया, लेकिन फेस जो है वो आगे चला गया। इसीलिए जब भी कोई चीज़ अचानक रुकती है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि पैर तो रुक गया, पैर बस के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो पैर रुक जाएगा। बस रुकेगा तो बस के साथ पैर भी रुक जाएगा। लेकिन हमारा जो ऊपर का शरीर है, माथा है, वो तो फ्री में मूव कर रहा है ना, वो आगे की ओर चला जाएगा, जिसके कारण हम लोग को आगे की ओर धक्का लगता है। वही इसका अपोजिट पार्ट समझिए। अगर कोई बस अचानक से चलना स्टार्ट करता है, तो जब पहले बस रुका हुआ था तो हमारा, ये मान लीजिए हम हैं और ये मेरा पैर भी रुका हुआ है, लेकिन जब बस अचानक से चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है? पैर तो गाड़ी के साथ चल जाता है आगे, लेकिन मूड़ी तो नहीं चल पाता है, मूड़ी पीछे आ जाता है। इसीलिए जब कोई बस अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो वो पीछे की ओर आदमी को धक्का देती है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बता रहा है। तेज़ चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगेगा तो कहाँ धक्का लगेगा? यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। सॉरी, तेज़ बस में अचानक ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा। और वही अगर कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलेगी तो अंदर खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब समझिएगा, ब्लैंकेट या कोट, मान लीजिए ब्लैंकेट है, कोई चादर है या कोट है, उसमें जब छड़ी से पीटते हैं तो वहाँ से धूल निकल जाता है। धूल जो है उसका धूलकण जो है वो निकल जाता है। तब समझिएगा इसका क्या कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि ये है आपका कोट, क्या है? कोट है, इसमें धूल लगा हुआ, डस्ट लगा हुआ है। कोट के साथ ये डस्ट भी रुका हुआ है, लेकिन जब आप इसको डंटा से पीटिएगा तो कपड़ा तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन डस्ट जो है वहीं रुका रह जाएगा। इसीलिए वो क्या होता है? धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसीलिए कोट से धूल जो है वो झड़ जाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, भींगा हुआ कपड़ा है, उसको झाड़ने पर पानी का बूंद टपकता है कि बाहर गिरता है। मान लीजिए का कपड़ा है, कपड़ा पर पानी लगा, भींगा हुआ कपड़ा है, जब इसको आप जोर से झाड़िएगा तो कपड़ा तो अपना मोशन में आ जाएगा, लेकिन पानी का बूंद मोशन में नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो धड़ाम से नीचे आ जाता है। इसीलिए कपड़ा से जैसे हम लोग झाड़ते हैं तो पानी जो है पटाख से नीचे गिर जाता है। आगे समझिएगा, किसी वृक्ष की शाखाओं को हिलाने पर फल या फूल टूट जाता है। मान लीजिए कि आम है, ये पेड़ है, इसका डाली है, पेड़ का डाली है, यहाँ पर आम लटका हुआ है। ये मान लीजिए आम है, क्या है? आम है। जब हम लोग डाली को हिलाते हैं तो डाली हिलता है, मान लीजिए डाली हिल रहा है तो ये पोर्शन भी हिल जाएगा, लेकिन आम तो रुका हुआ रह जाएगा, तो इसलिए आम यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और गिर जाता है। जनरली ये आम पका हुआ होता है, पका हुआ आम आसानी से गिर जाता है। कच्चा आम को गिरने के लिए थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो यही था फल और फूल का कंसेप्ट। आगे समझिएगा, किसी तीक्ष्ण वृत्ताकार मोड़ पर घूमती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का लगता है। मान लीजिए कि कोई टेढ़ा एकदम ऐसे पाथ है, देखिए ऐसे कोई पाथ है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, तो ये सेंटर है, आदमी ऐसे मूव कर रहा है। वृत्ताकार पथ में कहीं भी हम बताए थे, अगर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे
टेंजेंट खींच देंगे, यानी कि उस पर किसी भी पाथ पर हम लोग स्पर्श रेखा अगर खींच देंगे, उस समय उस वस्तु का गति बताएगा। मान लीजिए कि ये इस पाथ में घूम रहा है, यहाँ पर कोई बस है, बस में बैठा यात्री है, तो इस पाथ पर अगर इसका वेलोसिटी देखेंगे तो इधर देखेंगे, ठीक है। और इस व्यक्ति पर अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री बल। और बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपसारी बल, अपसारी या अपसारी, हाँ अपसारी बल ही बोलते हैं। तो यही जो बाहर की ओर बल लग रहा है, अपसारी बल, यही बल आदमी को बाहर की ओर धक्का देता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए ये चीज़, अब ये समझिएगा, यहाँ पर ये मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक हम लोग बोर्ड लगा दिए, कोई भी बोर्ड लगा सकते हैं, कागज़ का, कूट का, किसी भी चीज़ का बोर्ड लगा दिए, ठीक है। बोर्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिए, क्या रख दिए, एक सिक्का, यहाँ लिख देते हैं क्या है, ये सिक्का है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड लगा है उसको तेज़ी से खींचिए, तेज़ी से खींच दीजिए। जैसे इसको तेज़ी से खींचिएगा ना, सिक्का धड़ाम से नीचे गिर जाए। देखिए इसको हम लोग खींच दिए, यहाँ सिक्का नीचे गिर गया। इसका रीज़न क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है, जब ये रुका हुआ था तो बोर्ड के ऊपर जो सिक्का है वो भी रुका हुआ था, लेकिन हम लोग बोर्ड को खींचे, बोर्ड को तेज़ी से खींचे, एकदम स्पीड में, धीरे से नहीं, धीरे से खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको तेज़ी से खींचे, तेज़ी से जैसे खींचेगा तो क्या होगा, ये तो मोशन में आ जाएगा बोर्ड, लेकिन सिक्का वहीं रुका रह जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये 7 एग्जाम्पल था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। अब समझिएगा, गति का पहला नियम जो है वो हमें बल की परिभाषा देता है, जबकि गति का दूसरा नियम हमें बल का समीकरण प्राप्त होता है। यानी कि गति का जो फर्स्ट लॉ है उससे हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है, डेफिनेशन मिलता है, लेकिन गति का जो दूसरा नियम है उससे हम लोग को क्या मिलता है, बल का समीकरण, यानी कि सूत्र मिलता है। समीकरण बोलिए या सूत्र बोलिए, जो भी है, सूत्र मिलता है। अब हम लोग देखिए दूसरा लॉ, गति का जो दूसरा नियम है उसको पढ़ने से पहले हम लोग को मोमेंटम पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, समझते हैं। मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग को किसी भी वस्तु का वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में पता चलता है, किसी भी वस्तु के वेग के बारे में पता चलता है, ठीक है। कि किसी वस्तु का कितने जोर से टकराएगी, कितनी तेज़ी से आएगी, ये पता चलता है उसके मोमेंटम से, संवेग से। कोई वस्तु कितनी तीव्रता से टकराएगी, इसका परिमाण संवेग से प्राप्त होता है। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, P = mv, यानी कि संवेग बराबर मास यानी कि द्रव्यमान इंटू v वेलोसिटी, यानी कि वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है इसका फार्मूला। और शॉर्टकट में लिखेंगे तो P = mv। संवेग को P से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं J से भी दिखाते हैं, आप लोग P ही लिखिएगा क्योंकि हर जगह आपको P ही पढ़ना है। तो P = mv। और संवेग जो है, चूँकि द्रव्यमान क्या है, स्केलर है, वेग क्या है, वेक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर कहलाता है। इसीलिए संवेग क्या होगा, वेक्टर है, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें भी डायरेक्शन है। यूनिट का बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो केजी और मीटर पर सेकंड को मिला देंगे तो संवेग का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, जिसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, केजी का होगा m, मीटर का l, पर सेकंड का t-1, यानी कि mL/t-1, इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, अगर वेग को जीरो कर दें तो संवेग भी जीरो आ जाएगा, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर v जीरो है तो p भी जीरो हो जाएगा, यदि, क्योंकि मास जीरो तो हो नहीं सकता है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए अगर वेलोसिटी जीरो है तो p जीरो होगा, और अगर p जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आगे आते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर में भी एक m दे देते हैं, नीचे भी एक m दे देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, m², क्या हो जाएगा, m² v²/m। तो याद रखिएगा, p को हम लोग m भी लिखते हैं तो p² को क्या लिखेंगे, m² v² लिखेंगे, इसलिए इस m² v² के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, p² लिख देंगे, p²। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²/2m। तो एक फार्मूला ये भी आपको सदा ज़िंदगी भर याद रखना है, ये एकदम न्यूमेरिकल्स के लिए वरदान है, और किसी भी क्वेश्चन के लिए ये वरदान है। काइनेटिक एनर्जी = p²/2m, ये फार्मूला बहुत बार काम आता है, आपके बहुत काम आएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में तो और भी काम आएगा। अब इसीलिए एक चीज़ समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 / काइनेटिक एनर्जी 2,
ठीक है। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, P1/P2 का होल स्क्वायर। जैसे ऐसे ही समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, हाफ m2v2 स्क्वायर, ये होगा। तो KE1/KE2 क्या हो जाएगा, हाफ हाफ तो कट जाएगा, m1/m2 इंटू v1/v2 का होल स्क्वायर। ये तो उस टर्म में हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, P1/2m1, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, P2/2m2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू P1/2m1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2/2m2, 2 कट गया, क्या हो जाएगा, m1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P1/P2 का होल स्क्वायर इंटू m2/m1 का होल स्क्वायर। तो ये भी तरीका है आपका निकालने का। लेकिन अगर मान लीजिए कि मास समान है तो दोनों कट जाएगा, मास समान है तो दोनों कट जाएगा। अगर द्रव्यमान समान है, वस्तु का द्रव्यमान यदि समान है तो मास वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, से केवल मोमेंटम वाला टर्म बचेगा। तो K1/K2 क्या हो जाएगा, P1/P2 का होल स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये सब काम आएगा, तो थोड़ा सा इसको बस याद रखना है। आगे आते हैं, इम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। इम्पल्स यानी कि आवेग। इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में होने वाला परिवर्तन आवेग कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और अचानक 40 मीटर पर सेकंड हो गया उसका स्पीड, कितना देर में, 10 सेकंड में। इसका संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, मास इंटू भी माइनस मास इंटू यू। भी क्या, फाइनल स्पीड, यू क्या है, इनिशियल स्पीड। तो मास को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, भी माइनस यू। यानी कि मास जो है, इसका कुछ मास लेना होगा, भी माइनस यू कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन कितना देर में, उसको टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी कि m भी माइनस यू को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इम्पल्स। ठीक है। यानी कि संवेग में होने वाला परिवर्तन आवेग कहलाता है। यानी कि आवेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई हो गया आवेग, डेल्टा पी यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो संवेग फाइनल माइनस संवेग इनिशियल, संवेग अंतिम माइनस संवेग प्रारंभिक। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि इसको क्या लिखेंगे, एम भी, इसको क्या लिखेंगे, एम यू। ठीक है। माइनस जब करेंगे तो एम कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। यानी कि यही संवेग का फॉर्मूला है। इसका इम्पल्स का अगर आवेग का बात करें, आवेग का यूनिट वही होगा जो संवेग का होगा। इसका भी होगा kg मीटर पर सेकंड, इसका भी होगा kg मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन भी वही होगा। यानी कि संवेग और आवेग का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट सेम होता है। लेकिन याद रखिएगा, इम्पल्स का एक और भी यूनिट होता है। वो कैसे, देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल और समय का गुणनफल भी आवेग कहलाता है। यानी कि I = F × डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला है आवेग का, इम्पल्स का। ठीक है। और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और टाइम का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसका एक अलग मात्रक हो जाता है, जो कि संवेग का मात्रक नहीं है, आवेग का मात्रक है। तो याद रखिएगा, आवेग के पास ये kg मीटर पर सेकंड के अलावा एक और मात्रक है, न्यूटन सेकंड। ठीक। और समझ लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये आवेग का यह सूत्र जो है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। और आवेग से हमें कुल बल की मात्रा की गणना मिलती है। टोटल फोर्स कितना लगा है उसका हम लोग को मात्रा मिलता है, कितना फोर्स लगा है उसके बारे में पता चलता है। चलिए हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। आगे हम लोग पढ़ लेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको इम्पल्स बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड। यानी कि किसी गतिशील वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब समझिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम में चेंज क्या हो गया, डेल्टा पी, और उसमें समय के साथ डेल्टा टी। अब समझिएगा, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F = एक K दे देंगे, K, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे K, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, MV - MU। यानी कि ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, तो होता है मोमेंटम, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, बटा अब डेल्टा टी टाइम देंगे, एक टी हो जाएगा।
और के, अब देखिएगा इस दोनों में से m कॉमन ले लिए, m v माइनस यू बाई टी। अब देखिए v माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन a, इसको क्या लिख देंगे f इक्वल टू के टाइम्स एम ए। अब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से पता चला k का मान 1 होता है, तो k के बदले 1 रख दिए, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू एम ए। तो ये फार्मूला हमारा आ गया f इक्वल टू एम ए। और एक चीज़ समझिएगा, ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले थे ये फार्मूला कहाँ से आया, ये I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी कहाँ से आया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो सेकेंड लॉ बोलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एक के दे देंगे, के का वैल्यू तो 1 होता है, तो के को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डेल्टा पी, इसी को तो आई बोलते हैं, आई बाई डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन आई कहलाता है, आई बाई डेल्टा टी, यही डेल्टा टी उधर चला जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ये एफ के साथ डेल्टा टी मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब समझिएगा आई क्या बताता है, आई बताता है कि कितने जोर से कोई वस्तु टकराया है, कितनी जोर से कोई वस्तु टकराया है, समझिएगा। ये आई बताता क्या है, संवेग में परिवर्तन को बताता है। और आई क्या बताता है, आई बताता है अधिरोपित बल की मात्रा, कितना फोर्स उसमें लगा रहा है उसकी मात्रा बताता है। फोर्स के साथ साथ वो फोर्स कितना टाइम तक लग रहा है वो भी बताता है, ठीक है। अब समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो 40 मीटर पर सेकेंड, उसका स्टार्टिंग में मोमेंटम है 40, p बराबर 40, ये स्टार्टिंग में संवेग है, संवेग मोमेंटम 40 है, और वही संवेग फाइनल है इसका 10, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 30, संवेग में परिवर्तन कितना हो गया 30, ठीक है। अब समझिएगा संवेग में परिवर्तन हो गया 30। अब इस फॉर्मूला में देखिएगा आई क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन यानी कि 30, आई क्या हो गया 30, आई क्या हो गया 30। अब मान लीजिए कि आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो टाइम कितना लगना चाहिए, 1, तब ना होगा 30 इंटू 1 बराबर 30, है ना। 30 इंटू 1 बराबर 30 हम लोग आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का संवेग में परिवर्तन 30 है। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग बल को कम करना चाहते हैं, 15 करना चाहते हैं, तो टाइम को कितना करना पड़ेगा 2, तब ना 15 इंटू 2 30 होगा। और वही अगर हम लोग टाइम फोर्स को और कम करना चाहते हैं, 30 से घटाकर 10 करना चाहते हैं, तो टाइम को हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ समझ लीजिए, यानी कि यही चीज़ तो समझना था आपको कि यदि हम लोग टाइम को बढ़ा देते हैं, समय को बढ़ा देते हैं, तो बल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग टाइम बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर हम लोग टाइम घटाएंगे तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहीं से एग्जाम्पल आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। देखिए टेनिस के गेंद की अपेक्षा क्रिकेट के गेंद में ज़्यादा चोट लगती है, क्यों, क्योंकि क्रिकेट के गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उससे चोट ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि उससे फोर्स ज़्यादा लगेगा, उससे क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा, मास ज़्यादा से क्या हो जाएगा, फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा चोट लगता है। दूसरा चीज़ समझिएगा, बालू पर कूदने में फर्श पर कूदने की अपेक्षा कम चोट लगती है। अब समझिएगा, अगर आप मान लीजिए छत से कूद गए बालू पर, देखिए आदमी लोग बालू पर ही कूदाता है, लेकिन अगर वहीं आप ज़मीन पर रोड पे कूद गए, फर्श पर कूद गए, आपको ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि जब आप बालू पर कूदिएगा, मान लीजिए कि ये आपका बालू है, ये आपका बालू है, तो क्या होगा, बालू के अंदर कुछ पैर आपका ज़मीन में धंसेगा, और धंसने के कारण कुछ टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे बालू में कूदिएगा, आपका टाइम जो है ज़मीन पर कुछ पैर अंदर धंसेगा, तो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ा दीजिएगा, फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यानी कि आप बच जाइएगा। बालू पे कूदिएगा तो आप बच जाइएगा, अगर आपका टाइम बच रहा। अब बालू जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अगर मान लीजिए थोड़ा ही सा बालू, हल्का ही सा बालू है रोड पर, फिर भी आपको चोट लगेगा, क्योंकि जब तुरंत ज़मीन में सट जाएगा पैर। बालू होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, ताकि आपका पैर अंदर तक जाए, जितना अंदर तक पैर जाएगा उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। आगे समझिए, जब आप फर्श पे कूदते हैं, तो फर्श पे आप जैसे कूदे धड़ाम से, आपको ज़मीन भी आपको न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, तो जैसे आपको में टाइम बहुत कम है, रिएक्शन टाइम बहुत कम है, और टाइम कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको हड्डी वड्डी भी टूट सकता है। जैसे ज़मीन पे गिरिएगा फर्श पर, आपका हड्डी भी टूट सकता है, ठीक है, इसलिए बच के। यही कारण है कि हाई जंप, लॉन्ग जंप या किसी भी अन्य ड्रिल की प्रैक्टिस हमेशा बालू पर कराई जाती है। क्यों, क्योंकि बालू पर टाइम ज़्यादा लगता है तो फोर्स कम लगेगा, इसलिए हड्डी वड्डी टूटने के चांसेस कम होते हैं। अब समझते हैं, क्रिकेट में जो फील्डर होता है वो बॉल को कैच पकड़ते समय हाथ पीछे खींच लेता है। क्यों,
मान लीजिए कि हाथ पीछे खींचा, यहाँ पर है, यहाँ पर खींच दिया, हाथ खींच के इतना पीछे कर लिया। अगर वो हाथ पीछे करता है तो उसका मकसद यही है कि बॉल को थोड़ा देर से खींचा जाए अपने पास, यानी कि टाइम को बढ़ाया जाए। टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स कम लगेगा, तो उसके फोर्स जैसे कम लगेगा उसके हाथ में चोट भी कम लगेगा। यही कंसेप्ट था। क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को हिट करने से पहले अपना बैट पीछे करता है। मान लीजिए देखिए, बॉल है, यहाँ बैट है, बैट्समैन क्या करेगा, बैट को पहले पीछे करेगा तब मारेगा। इससे क्या होगा, जैसे इसको मारेगा ना, टाइम को कम करता है, टाइम कम होगा तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और बॉल पे जितना फोर्स लगेगा बॉल उतना दूर जाएगा, छक्का लगेगा। इसीलिए ये जैसे गेंद को कैच लेते समय हाथ पीछे करते हैं टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन बैट्समैन जब मारता है तो टाइम घटाता है ताकि फोर्स बढ़ जाए। दोनों अपोजिट है। कैच पकड़ते समय हम लोग को फोर्स घटाना है ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे, और बैट्समैन अगर बॉल को मारता है तो वो फोर्स को बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए टाइम को घटाएगा। इसीलिए बैट को पूरा पीछे करके मारता है कि बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट जो है बहुत कम समय के लिए हो। आगे बात करते हैं। बॉक्सिंग में मुक्का खाने से पहले व्यक्ति अपना सर पीछे ले जाता है। याद रखिएगा, देखिएगा बॉक्सिंग जो खेलते रहता है ना, बार बार मुड़ी को आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है कि अगर मान लो गलती से मार भी दिया तो पीछे करेंगे तो उसका हाथ जो लगेगा हमारे माथा में या फेस में तो बहुत कम, ज़्यादा टाइम बढ़ा देगा। टाइम को बढ़ाएगा तो फोर्स क्या है, कम लगेगा। मान लीजिए आप सर पीछे करते हैं तो मुक्का जो आप मारे हैं तो सर पीछे करते करते उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा लगने के लिए, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, इसीलिए वो उसका मुंह जो है डैमेज होने से बच जाएगा। यही लीजिए मोहम्मद अली या जो भी बहुत बड़े बड़े फाइटर हैं, क्या था, टाइसन वगैरह जो थे, वो लोग बहुत अच्छा फाइट लड़ते थे। इसका रीज़न है कि उन लोगों का हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था। आगे बात करते हैं। बंदूक की गोली से शीशे में छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर लगने से शीशा चटक जाता है। क्यों? बंदूक की गोली से जब आप मारिएगा शीशा में तो क्या रहेगा, आपका गोली का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, और स्पीड ज़्यादा रहने की वजह से वो जितना गोली का साइज़ होता है उतना छेदा करके निकल जाता है। लेकिन वही पत्थर से जब मारिएगा, पत्थर का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जब वो लगता है शीशा में तो वो चटक जाता है। अब हम लोग समझते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इसके ये क्या है, आपका क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में जाएंगे उसके बाद, ठीक है। फोर्स जो है ये क्या है, इट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक बाह्य कारक है जो क्या कर सकता है, वो चेंजेस द पोजीशन किसी भी वस्तु की पोजीशन में यानी कि स्थिति में चेंज कर सकता है, स्पीड यानी कि चाल में चेंज कर सकता है, शेप यानी कि आकार में चेंज कर सकता है। फोर्स 3 चीज़ में चेंज कर सकता है, किसी भी वस्तु की पोजीशन, स्पीड और शेप में, यानी कि स्थिति, चाल और आकार में चेंज कर सकता है। फोर्स में भी पुल हो सकता है या पुश हो सकता है। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना, दोनों फोर्स हो सकता है। फोर्स का यूनिट का बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, यानी कि एन, शॉर्टकट में इसको एन लिखते हैं। अगर फोर्स का सीजीएस यूनिट का बात करें तो ये है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन, ये भी आपको याद रखना है। इसका फोर्स का एफपीएस यूनिट क्या होता है, पाउंडल होता है। अब देखिए फोर्स 2 तरह का होगा, या तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, देखिए इसको बस समझ लीजिएगा और थोड़ा सा इसको समझिएगा, बस ज़्यादा इसका एग्जांपल बस याद रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ़ वर्क डन बाय इट ऑन एनी पार्टिकल दैट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। यानी कि समझिएगा, अगर किसी वस्तु को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ए से बी जा रहे हैं, मान लीजिए इस पर जो भी वर्क डन हुआ वो हो गया मान लीजिए 100 जूल। इसी को ए से बी दूसरा पाथ से ले जा रहे हैं, इस पर खर्च हुआ 200 जूल। इसी को तीसरा पाथ से ले जा रहे हैं ए से बी, तो ये इस पर लग रहा है 400 जूल। यानी कि जैसे जैसे हम लोग पाथ चेंज कर रहे हैं, वर्क डन जो है उस वस्तु का चेंज हो रहा है। यानी कि वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करना चाहिए, पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, ए से बी ले गए 100 जूल, थोड़ा सा घुमा फिरा के ले गए इसको तो भी 100 जूल एनर्जी ही खर्च हो रहा है, और घुमा फिरा के ले गए तो भी इसमें 100 जूल एनर्जी ही खर्च हो रहा है। यानी कि किसी भी पाथ से हम लोग ए और बी पर ले जाएं तो हम लोग को कितना एनर्जी खर्च होगा, सेम एनर्जी खर्च होगा। वो पाथ पर फॉलो नहीं करेगा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर फॉलो करेगा। अब जैसे देखिए पाथ पर नहीं फॉलो करेगा, मान लीजिए कि ए से बी हम लोग घुमा के ले जाते हैं, ए से ए पर ही ले आते हैं घुमा के, तो अगर हम लोग ए पर इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है,
यानी कि अगर ये लूप बना दिए हम लोग, लूप यानी कि गोल घेरा, अगर लूप बना दिए तो वहाँ आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, किसी भी तरह उसको घुमा के ले आइए। तो मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट पूरा घुमा के आप फिर से ए पर ले आइए, ठीक है, पूरा घुमा के फिर से इसी पॉइंट पर ले आइएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन ऑन लूप इक्वल टू 0। यही है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल, मतलब डेफिनेशन। अब समझिएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पर 100 जूल लग रहा है। वही दूसरा पाथ से जाएंगे तो भी हम लोग को 100 जूल ही लग रहा है, यानी कि ये पाथ पर फॉलो नहीं कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स रहता, मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स रहता, ज़मीन में फ्रिक्शन फोर्स रहता, तो ए से बी जा रहे हैं तो 100 जूल लग रहा है, तो ए से अगर बी दूसरा पाथ से जाएंगे ना 200 जूल लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण बल जो है, वो उसको मूव करने में रुकावट पैदा करेगा, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स के रूप में लॉस होता। इसीलिए इस टाइप का फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर विद्युत बल जो है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन वही अगर बात करें, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो केवल और केवल पाथ पर डिपेंड करते हैं। पाथ पर वो फोर्स कौन कौन है? विस्कस फोर्स, जैसे पानी में, कोई पानी में आप चलिएगा, पानी में चलिएगा तो आपको रुकावट पैदा करेगा, तो वहाँ पर विस्कस फोर्स काम करता है। वही डैम्पिंग फोर्स, एयर ड्रैग होता है ना हवा में। अब देखिएगा, आप हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपको रुकावट पैदा करेगा चलने में, तो उसको डैम्पिंग फोर्स, एयर ड्रैग भी बोलते हैं। और वही फ्रिक्शनल फोर्स का बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी आपको चलने में रुकावट पैदा करती है, और ये अपोज करती है, ये पाथ को फॉलो करती है। जितना अलग अलग तरीके से के पाथ से उसको ले जाइएगा, फोर्स वर्क डन उतना ही ज़्यादा लगेगा। यानी कि ये पाथ पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं, प्रकृति के कुछ मूल बल हैं, कुछ मूल फोर्सेज हैं। जैसे देखिए, 4 प्रकार का बल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसका क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सा बल सबसे स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग होता है। नाभिकीय बल से थोड़ा सा वीक कौन होता है? विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे थोड़ा सा कम वीक होता है दुर्बल अंतर आणविक बल यानी कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और सबसे ज़्यादा वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका क्रम भी आपको याद रख लेना है। इसका क्रम कैसे है? अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं। जैसे एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिएगा, समझिए, मान लीजिए कि आप, ये दीवार है, क्या है? दीवार है, दीवार पर आप मारे धक्का, क्या मारे? धक्का। तो दीवार भी आप पर धक्का लगाएगा। कैसे पता चलेगा? आप दीवार को मारिएगा ना, आपके हाथ में चोट लगेगा, वो चोट ये दर्शाता है कि दीवार ने भी आपको मारा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रोड पर आप गिरते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, मुंह कान छिलाता है। मुंह कान क्यों छिलाता है? क्योंकि ज़मीन ने आपके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाई है, और वो जो दर्द होता है आपको, वो प्रतिक्रिया उसी का है, ज़मीन का है। तो वही है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इसी को बोलते हैं। अब देखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या क्या होता है? चलना, उछलना, कूदना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तैरना। देखिए कैसे, समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये आपका पैर है, ये आपका क्या है? पैर है, पैर है। आप क्या करते हैं? जोर से ज़मीन को पीछे ऐसे करके धक्का देते हैं, चलने से पहले इधर धक्का देते हैं, तो ज़मीन क्या करेगा? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ज़मीन, और इसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से आप तैर पाते हैं, मतलब चल पाते हैं। तो ये तो हो गया चलना। उछलने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए उछलना है, ज़मीन पर ऐसे धक्का मारे, आप फोर्स लगाएं, ज़मीन आपको ऊपर की ओर धक्का दिया तो आप उछल जाते हैं। यही तो है, आप ज़मीन को धक्का दीजिएगा, ज़मीन आपको धक्का देगा, बस आप चलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, सब वही है। तैरना,
तैरने में क्या होता है, आप पानी में पीछे की डायरेक्शन, पीछे की तरफ हाथ मारते हैं, हाथ आप पीछे की तरफ मारते हैं, पानी आपको आगे की तरफ धक्का देता है, वो हो गया तैरना। ठीक है। चोट लगना, आपको चोट लगता है, वो दर्शाता है कि ज़मीन भी आपको मारा है, कॉलिजन, टक्कर, वो भी है। अगला देखिएगा, ये तो समझ गए, तो नॉर्मल था एग्जाम्पल। अब समझिएगा, जब हम किसी बॉल को दीवार या ज़मीन पर फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है, टकरा कर वापस आ जाता है। क्यों? हम दीवार पर मारे, दीवार भी फेंक दिया बॉल को मेरे पास, क्यों? क्योंकि दीवार को जो है एक्शन का, वो रिएक्शन करता है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया करता है। रॉकेट की गति, रॉकेट की गति को समझिएगा। देखिए, रॉकेट में जो फ्यूल भरा होता है, रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल भरा होता है, वो फ्यूल जो है काफ़ी तेज़ी से पीछे निकलता है, इसके कारण रॉकेट जो है वो आगे चला जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ से वो आगे चला जाता है। तो ये है रॉकेट की गति। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन देखिएगा, जैसे आप कोई बंदूक चलाइएगा, जैसे आप कोई बंदूक चलाइएगा, ये है बंदूक की नली, बंदूक चलाए, गोली जैसे निकलेगा इधर, गोली निकला इधर, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो गोली निकल गया इस बंदूक से इधर, तो बंदूक चला जाएगा इधर पीछे की तरफ, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। बंदूक चलाने पर हाथ में झटका लगता है या कंधे पे झटका लगता है, वो है रिकॉइल ऑफ गन। नाव की गति, अब देखिए नाव की गति, नाव जो है, मान लीजिए कि ये नाव है आपका, नाव है, नाव में वो लगा रहता है लकड़ी, लकड़ी से ऐसे करके पानी में पीछे मार दे जाता है, पानी में पीछे मारिएगा तो नाव आगे जाएगा। खेवैया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाव को जो ये करता है, केवट है ना, केवट, खेवैया, वो नाव को पीछे की ओर धक्का देता है, नाव आगे जाता है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे जाना, मान लीजिए यहाँ कभी कभी क्या होता है, नाव को समुद्र के किनारे या नदी के किनारे खड़ा कर देता है। ठीक है, खड़ा कर दिया, ये मान लीजिए तालाब है, ये पूरा तालाब है। ठीक है, और यहाँ एक रस्सी से बांध दिया, एक आदमी क्या करता है, यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी है, सोचता है यहाँ से कूद जाएंगे, कुछ सोचता है यहाँ से कूद के क्या बोलते हैं, नदी में चले जाएंगे या नदी के पहाड़ ज़मीन में चले जाएंगे। जैसे कूदता है, नाव पीछे की ओर आ जाता है। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ के मौसम, न्यूटन थर्ड लॉ से ये होता है कि नाव जो है, जैसे आप नाव से कूदिएगा तो पैर को जब धक्का दीजिएगा पीछे, तो नाव पीछे चला जाएगा, आप आगे चले जाइएगा। ये भी एक तरीका है। आगे समझते हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह लागू होता है। और समझिएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है विलगित निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें नेट फोर्स जीरो हो, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, जिस पर सभी आरोपित बलों का परिणाम शून्य हो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहीं पे लागू होता है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि वहाँ पर कोई भी बाह्य बल या बल का परिणामी शून्य हो, वो कार्यरत हो, तभी वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग या नियत संरक्षित रहता है जब एफ जीरो हो, यानी कि व्हेन नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। जब नेट फोर्स जीरो होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि दो ये दोनों है बॉल, ये दोनों टकराने के पहले का है, मान लीजिए बाद में आगे चल के ये लोग टकरा गए, m1 और m2 क्या हो गए, टकरा गए। टकराने के बाद इनका वेलोसिटी क्या हो गया, v1 v2। टकराने से पहले दोनों जो है m1 और m2, इसका वेलोसिटी था u1 और u2, और टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1 और v2। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि जितना मोमेंटम था उसका सम पहले और सम बाद में बराबर होगा। यानी कि पहले जो इसका मोमेंटम था m1 u1, इसका m2 u2 जोड़ दीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2, और इसका टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, और ये था संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। अब मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है कि m1 है, ये m2 है, और ये v1 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, टकरा गया, टकराने के बाद दोनों चिपक गया, क्या हो गया, चिपक गया, मान लीजिए चिपक गया, तो m1 m2 तो एक हो गया ना। अब इस दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, इस दोनों का अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगा, अगर m1 का v है, m2 का भी v है, क्योंकि दोनों चिपक गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पहले कितना था संवेग, बिफोर कोलिजन संवेग था m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2, और बाद में क्या था m1 प्लस m2 इंटू v, m1 प्लस m2 इंटू v। इससे हम लोग का v निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, v निकल जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बटा m1 प्लस m2। तो ये भी आपका कंबाइंड वेलोसिटी निकालने के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है, उसमें ये आपका बहुत ज़्यादा काम आता है। आगे आते हैं। हाँ,
ये रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण का थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि समझ लीजिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, लिख ही देते हैं हम यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, लीनियर मोमेंटम का। जबकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम का। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो टॉपिक अलग है, उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, आपसे पूछ देगा सभी जितना भी प्रकार का टक्कर होता है, दो बॉल टकरा गया, माथा टकरा गया, दो वस्तु टकरा गया, कुछ भी चीज़ टकरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा। बंदूक और गोली का बात करते हैं। बंदूक और गोली, मान ली बंदूक से गोली निकला, तो उस कंडीशन में वो किसका एग्जाम्पल है, रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। देखिए रिकॉइल वेलोसिटी ये होता है, मान ली बंदूक है, देखिए मान ली बंदूक है, ये मान ली बंदूक है, अब बंदूक से बुलेट निकला, बुलेट निकला, तो मान ली बंदूक का शुरू में तो रेस्ट में था, गन भी जीरो वेलोसिटी है और बुलेट का भी वेलोसिटी जीरो है शुरू में, तो पहले जो मोमेंटम है वो जीरो है। अब बाद में समझिए, मान लीजिए गन का वेलोसिटी हो गया भी, है ना, भी गन, और बुलेट का वेलोसिटी हो गया वी बुलेट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि पहले जीरो था, दोनों का सम बाद में भी जीरो होगा। इससे हम लोग निकाल लेंगे भी ऑफ गन इक्वल टू माइनस एम ऑफ बुलेट, भी ऑफ बुलेट बाय एम ऑफ गन। ये तो है रिकॉइल, वेलोसिटी ऑफ गन को ही तो रिकॉइल बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है माइनस एम बी भी बी बट्टा एम जी, बी का मतलब बुलेट, जी का मतलब गन। अब समझिएगा माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन दिखाता है रिकॉइल, बंदूक पीछे निकला है, यही दिखाता है माइनस साइन। अब देखिए रॉकेट की गति, रॉकेट में जो मास भरा होता है, जो फ्यूल भरा होता है, वो फ्यूल जलता है तो वो रॉकेट के पीछे की तरफ से निकलता है, और जैसे ही मास कम होगा वो रॉकेट पीछे की तरफ निकलेगा तो रॉकेट आगे की ओर धक्का जाएगा, यही रॉकेट की गति का एग्जाम्पल है। अब समझिए कोणीय संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो कोणीय संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट पर। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, अब बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लिया, समझिए आपका जितना भी कंसेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्लियर हो जाएगा यहीं पर। चलिए पहला क्वेश्चन, धीरे धीरे करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। 50 केजी तथा 100 केजी के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद 50 केजी का वाला पिंड का वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो 100 केजी वाले पिंड का वेग क्या होगा। समझिएगा, दो पिंड है, पहला पिंड m1, तो कैसे करते हैं, पहला पिंड क्या है m1, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बस। पहला पिंड का मास है m1 जो कि कितना है 50 केजी, 50 केजी। दूसरा पिंड का मास कितना है 100 केजी, 100 केजी। अब समझिएगा, यहाँ पे पहला पिंड का वेलोसिटी 20 और दूसरा 60, इसका क्या है u1 ना, u1 है 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। ये था टकराने के पहले। टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होता है, पहला वाला का टकराने के बाद वेलोसिटी होता है v1 जो कितना है बताइए 40 मीटर पर सेकेंड, और v2 हम लोग को निकालना है, 100 केजी वाला का वेलोसिटी निकालना है, यानी कि 100 केजी वाले पिंड का वेग निकालना है। अब हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टकराने के पहले जो मोमेंटम होगा, ठीक है, यही ना था, टक्कर के पूर्व संवेग जो है वो बराबर होगा टक्कर के बाद संवेग।
यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि m1u1 यानी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यही है। यानी कि इस अब इसमें डाल देंगे हम लोग, m1 कितना है 50, u1 कितना है 20 प्लस m2 कितना है 100, u2 कितना है 60, इक्वल टू m1 कितना है 50, v1 कितना है 40, m2 कितना है 100, v2 निकालना है। इसमें 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 60, वहां पे भी 100 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 20, यहाँ क्या बचेगा v2, 100 और 100 कट गया, तो v2 हमारा कितना आ गया, v2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 20, 70 में से 20 गया 50, v2 हो जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा ए, आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये तरीका है एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कर करके सारा क्वेश्चन देख लेंगे। एक बंदूक तथा उसमें लगी बुलेट का वजन क्रमशः 1 केजी तथा 100 ग्राम है। बुलेट का वजन है 1 केजी और इसका वजन है 100 ग्राम। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट 1200 मीटर पर सेकंड की गति से बाहर निकलती है। बंदूक का रिकॉइल स्पीड बताइए। देखिए अब यहाँ समझते हैं, फोटो पहले बना लेते हैं। ठीक बना है फोटो, हाँ ठीक है बना है। और यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर बुलेट है, बुलेट है, ये बुलेट निकला, ठीक है, बुलेट निकला। अब समझते हैं, हाँ अब समझते हैं कि गन का मास, मास ऑफ गन कितना है 1 केजी, ठीक है। स्टार्टिंग में ये 0 स्पीड पे था क्योंकि रुका हुआ था गन। इसका फाइनल स्पीड निकालना है गन का, फाइनल स्पीड क्या निकालना है गन का। बुलेट का बात करते हैं, ये है बुलेट, गन हो गया, बुलेट का बात करते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है 100 ग्राम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.1 केजी। वही U2, इसका इनिशियली में वेलोसिटी कितना था 0 था, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये तो गन है ना, गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो है 1200 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, बुलेट जो है वो कितना स्पीड से जा रहा है 1200 मीटर पर सेकंड। अब समझिएगा, वो वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2, ये वाला, इसी फॉर्मूला पे सारा टिका हुआ है, कंजर्वेशन वाला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसी फॉर्मूला पर टिका हुआ है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। m1u1 यानी कि m1 की जगह लिख देंगे mg इंटू 0 प्लस, स्टार्टिंग में जीरो जीरो स्पीड था दोनों का, बुलेट का भी और गन का भी, mb इंटू 0 इक्वल टू mg इंटू vg तो निकालना है, प्लस mb इंटू vb, ये दोनों तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू mg कितना है 1 केजी इंटू vg, प्लस mb कितना है मास ऑफ बुलेट 0.1 केजी इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू vb कितना है 1200। अब इससे क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू vg प्लस 120, ठीक है। इससे हमारा vg क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन माइनस 120 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बंदूक रिकॉइल किया है। नेगेटिव साइन शोज रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि बंदूक जो है, अगर बुलेट इधर गया है तो बंदूक हमारा पीछे गया है, इसीलिए बुलेट का स्पीड का ये नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक मनुष्य एक स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड चाल से खिसकी,
तो नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान में कितना गुना होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। आप समझिएगा। नाव का फोटो बना लेते हैं भाई, अच्छा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन जैसा भी बनेगा बना देते हैं। मान लीजिए कि ये नाव है, मान लीजिए कि ये नाव है, हमारा नाव है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो नाव से कूदा, भी भी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड से कूदा, ठीक है। तो बोट जो है वो पीछे आया, बोट पीछे आया, पीछे बोट, वो किस स्पीड से पीछे आया ये पूछ रहा है ना, नहीं स्पीड दे दिया है, बोट पीछे आया है 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बोल रहा है कि जो क्या बोलते हैं, नाव नाव का जो आपका ये व्यक्ति है, मनुष्य मनुष्य और ये नाव, मास ऑफ नाव, दोनों का रेशियो पूछ रहा है द्रव्यमान का। अब समझिएगा, स्टार्टिंग में दोनों क्या था, जीरो था, दोनों का स्पीड जीरो था, मनुष्य का भी स्पीड जीरो था और नाव का भी स्पीड जीरो था, बाद में कूदा है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कि कॉलिजन के पहले, मतलब कूदने से पहले जो संवेग होगा और कूदने के बाद संवेग बराबर होगा, तो कूदने के पहले संवेग कितना होगा, जीरो, दोनों का जीरो, नाव का भी जीरो, आदमी का भी जीरो। और कूदने के बाद आदमी का जो ये है मास ऑफ मनुष्य, मॉ लिखते हैं, मास ऑफ मनुष्य इनटू उसका स्पीड है 5 प्लस मास ऑफ नाव इंटू 0.5, यानी कि मास ऑफ, हम लोग से पूछ क्या रहा है, मास ऑफ नाव है ना, नाव बटा मास ऑफ मनुष्य, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/0.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 आएगा, यानी कि 5 5 कट गया 10, यानी कि दोनों का अनुपात कितना है, 10 है। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं अगला, किसी गतिशील वस्तु के संवेग तथा वेग का अनुपात क्या होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। संवेग तथा वेग का अनुपात पूछ रहा है। संवेग पी का मतलब है संवेग, अब भी संवेग को लिखते हैं एम भी, वेग को लिखते हैं भी, तो भी और भी कट जाएगा, क्या आएगा एम, एम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, एम को बोलते हैं द्रव्यमान, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगला, एक कार, ट्रेन और मोटरसाइकिल का संवेग समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, है ना, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी। समझिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, समझिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m होता था, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि द्रव्यमान नीचे में है, ऊपर में नहीं, नीचे में है, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। अर्थात इसका मतलब यही है, अर्थात जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी। यही कारण है कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा उसका होगा जिसका मास सबसे कम होगा। तो कार, ट्रेन और मोटरसाइकिल में सबसे कौन है सबसे कम, मोटरसाइकिल, सबसे हल्का मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का संवेग सबसे ज्यादा हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, तेल से आंशिक भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर चले जा रहा है, तो टैंकर के अंदर तेल का तल कैसा होगा। क्या देखिएगा, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब कोई गाड़ी मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, तो कोई गाड़ी इधर मूव करेगा तो पीछे वाला पार्ट उठ जाएगा, दिमाग लगाइए। आप किसी भी बाल्टी को तेजी से ले जाइए ना, है ना, तो उसका पीछे वाला पोर्शन सारा फोर्स जो है इधर साइड कंसंट्रेट हो जाएगा।
तो इधर साइड गड्ढा रहेगा, पीछे साइड उठा हुआ रहेगा, यानी कि पीछे की ओर अधिक गहरा होगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और इस क्वेश्चन में देखिएगा बहुत आदमी गलती कर देगा। आगे आते हैं। कोई ट्रक किसी तीक्ष्ण वृत्ताकार मोड़ पर तेज गति से घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर एक ट्रक घूम रहा है, ट्रक। तो जब भी ट्रक, अगर मान लीजिए ट्रक जो है ये वृत्ताकार पथ का सेंटर यहाँ पर है, सेंटर केंद्र, केंद्र की तरफ मानते हैं अंदर, केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं बाहर। जब भी ये ट्रक खिसकेगा, ये स्लाइड करेगा, फिसलेगा, फिसलेगा बाहर की तरफ और उल्टेगा, मान लीजिए ट्रक को उलटना होगा, ट्रक हमेशा अंदर तरफ उल्टेगा, ट्रक उल्टेगा उल्टेगा अंदर की तरफ और फिसलेगा बाहर की तरफ, यानी कि यह अंदर पहिए, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, यानी कि जिधर इसका अंदर वाला पहिया है उधर साइड ये उल्टेगा। अगर ये कभी उलटना भी हुआ ट्रक को, मान लीजिए ड्राइवर अच्छे से नहीं चलाया, तेजी से घुमा दिया, अगर उलटना हुआ ट्रक को, उल्टेगा तो अंदर की तरफ उल्टेगा, लेकिन फिसलेगा तो बाहर की तरफ फिसलेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, यानी कि अंदर की तरफ उल्टेगा और बाहर 2 और 3 हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, इसका बी नंबर आंसर होगा। 2 और 3 बाहर की ओर फिसलेगा, अंदर की ओर उल्टेगा, यही आंसर होगा। आगे देखिए, कुछ ग्राफ के प्रश्न को देख लेते हैं। इस टाइप का ग्राफ का प्रश्न जो पिछला मोशन वाले वीडियो में मेरा बच गया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है, कवर कर दिया है। ये कैसा ग्राफ है? पहला वाला जो ग्राफ है, ये पहला वाला ग्राफ बताता है विरामावस्था को। क्या बताता है ये? विरामावस्था, विरामावस्था को दर्शाता है, यानी कि वस्तु रुकी हुई है। दूसरा वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये दर्शाता है कि दूरी जो है समय के साथ बढ़ रही है, वेग जो है इसका एक समान है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को दर्शाता है, यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। तीसरा वाला जो ग्राफ है, ये जो थर्ड वाला ग्राफ है, ये दर्शाता है कि त्वरण इसका पॉजिटिव है। त्वरण क्या इसका? पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। और अगला जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ, ये दिखाता है त्वरण नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मंदन है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? मंदन है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो ये 4 कंडीशन वो देख लिए। आते हैं अगला ग्राफ में। अगला ग्राफ देखते हैं, इस ग्राफ में क्या है कंसेप्ट। हाँ, ये जो ग्राफ है ये वेग समय ग्राफ है। पहला तो क्या, ये चारों था आपका दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है ये बता रहा है वेग समय ग्राफ, ये चारों वेग समय ग्राफ है। तो पहला वाला जो कंडीशन है, पांचवा वाला, ये बताता है वेग कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे देखिए वेग कांस्टेंट, वेग चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर क्या है? वेग आपका वेग कांस्टेंट है, और वेग कांस्टेंट होगा यानी कि इसका त्वरण जो है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। दूसरा केस समझिएगा, वेग बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। अगला, ये जो अगला वाला जो ये है, इसमें दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसमें दिख रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पहला वाला में क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और दूसरा में क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण जो है एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। तो ये चारों ग्राफ जो था इसका दिख गया। एक 12 नंबर देखिएगा, ये भी आपका वेग समय ग्राफ का ही है। 12 नंबर, 12 नंबर में क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, जैसे यहाँ देखिए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, पॉजिटिव था। दूसरा नंबर का केस क्या है? एक्सेलरेशन डाउन हो रहा है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन इसमें भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। देखिए दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में समझते हैं, ये त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय, ये तीनों त्वरण समय ग्राफ है। तो पहला वाला जो केस दिखा रहा है, इसमें क्या है? इसका त्वरण कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, त्वरण कांस्टेंट है, यानी कि ए कांस्टेंट है, ए बराबर कांस्टेंट। दूसरा वाला जो केस है, ये दिखा रहा है त्वरण समय ग्राफ, त्वरण इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यानी कि
ए जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और ये वाला जो केस है इसमें है ए त्वरण जो है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारा ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। अगर ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आप नहीं फंसने वाले हैं। अब देखिए ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसका कुछ ट्रिक है। देखिएगा हम लोग तीन तरह का ग्राफ देखे हैं। पहला ग्राफ है एक्सटी ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ, एक्सटी ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ। दूसरा देखें वीटी ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ। तीसरा देखें एटी ग्राफ यानी कि त्वरण समय ग्राफ। देखिएगा जब भी हम लोग राइट साइड मुड़ेंगे यानी कि ऊपर जाएंगे, दूरी से जाएंगे वेग में, तो कैसे पता चलेगा? दूरी समय ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकाल दिए, ढाल निकाल दिए, तो उससे हम लोग को मिल जाएगा वेग समय ग्राफ, वेग मिल जाएगा, वेग। ठीक है, और वेग समय ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकाल दिए तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण मिल जाएगा। तो यही समझिए। और उल्टा अगर आना है, उल्टा अगर आना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाल दिए तो पीछे आ जाएंगे, वेग मिल जाएगा। और वेग समय ग्राफ का अगर एरिया निकाल देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। अब यहीं पे हम लोग को समझना है, यही कंसेप्ट है कि अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम लोग उससे ऊपर वाला चाहिए, जैसे दूरी समय ग्राफ दिया है और दूरी से एक जस्ट ऊपर चाहिए वेग, वेग चाहिए, तो फटाक से स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप बराबर टेन थीटा, लिख लीजिए। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? पी बट्टा बी, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। ये आपको याद रखना है। तो ये था ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो आपको ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम दिए हैं क्वेश्चन। देखिए ये है आपका दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 0 से 2 सेकंड में वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस 0 से 2 सेकंड देखिए, यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ 2 सेकंड है। इस समय में वस्तु कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर उसका वेग क्या है? तो वेग के लिए क्या करेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? पहला नंबर वेलोसिटी, वेग निकालने बोला यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे मिलता है? वेलोसिटी मिलता है हम लोग को स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अगर हम लोग दूरी समय ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा यानी कि पी बाई बी। ये है हमारा थीटा, तो पी क्या हो जाएगा? ये वाला पी हो जाएगा यानी कि पी है 4, और ये वाला हो जाएगा बी यानी कि 2। तो 4/2, 4/2 यानी कि इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा पहला का आंसर। दूसरा नंबर समझिएगा, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या बोलता है? 2 से 5 सेकेंड यानी कि यहां से यहां तक, यहां से देखिए ऐसे जा रहा है, यानी कि वेग दूरी परिवर्तित नहीं हो रहा, तो वेग जीरो, ऑब्वियस सा बात है। दूरी, स्लोप जीरो, टेन थीटा जीरो, स्लोप जीरो। ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी भी इसमें क्या हो जाएगा? जीरो, वेग जीरो। अब वेलोसिटी मतलब वेग। तीसरा नंबर समझिएगा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बोल रहा है 5 से 10 सेकंड के बीच में हम लोग को निकालना है क्या? त्वरण निकालना, त्वरण। देखिए अगला क्या? त्वरण निकालना हम लोग को, समझिएगा त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण, त्वरण होता है एरिया। अगर दूरी समय ग्राफ में त्वरण, त्वरण नहीं वेग कर दीजिए इसको जी, वेग, त्वरण नहीं होगा, वेग होगा, वेग निकालना है। वेग क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो वेग कैसे निकलेगा? स्लोप, स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि देखिए नीचे आ रहा है। ग्राफ अगर नीचे आएगा तो माइनस में होगा, ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है इसलिए स्लोप को हम लोग माइनस में ले लिए, -10 थीटा। अब -10 थीटा, टेन थीटा यानी कि ये है हमारा एंगल थीटा, पी बाई बी, माइनस पी बाई बी, यानी कि माइनस पी की जगह हो जाएगा ये हमारा, ये कितना है? 4 है, और ये कितना है? 5 है, यानी कि 4/5, -4/5, यही हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ये तीनों का आंसर हम लोग को मिल गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्वरण निकालने। वेग समय ग्राफ में हम लोग को 0 से 2 सेकंड में त्वरण निकालना है। 0 से 2 सेकंड यानी कि यहाँ पर त्वरण क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ का अगर त्वरण निकालेंगे तो उसका स्लोप निकालेंगे। त्वरण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? स्लोप क्या ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? टेन थीटा, यहाँ पर थीटा है, थीटा के लिए पी बाई बी। देखिए यहाँ पर पी कितना है? पी हो जाएगा आपका 10, बी हो जाएगा 2, यानी कि 10/2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्वरण। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 0 से 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यही जो टेक्निक को समझिएगा। वीटी ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप निकाले तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। और यही अगर हम लोग वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? दूरी मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग को अगर यहाँ पे दूरी निकालना है तो इसका एरिया निकाल दीजिए। तो दूरी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया क्या हो जाएगा? ये तो ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 10। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 10। क्या हो जाएगा? 2 2 कट गया, 10 मीटर। यानी कि यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा? 0 से 2 सेकंड में वो कितना दूरी तय किया? 10 मीटर। बहुत आसान तरीका है। आपको ये कंसेप्ट छूटा हुआ था लॉज ऑफ मोशन में, वहां पे गति वाला में, तो ये मैं इसलिए यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। तीसरा नंबर क्या है? 2 से 5 सेकंड। 2 से 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 से 5 सेकंड यहाँ पर। तो इसका एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें दूरी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, यानी कि ये तो आयत है, हमको लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 है, यहाँ 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 3, और ये 10 है। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 3, यानी कि 30 मीटर। 30 मीटर। अगला समझिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 से 7 सेकंड में मंदन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 से 7 सेकंड में यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ पर है। तो मंदन बराबर क्या होता है? मंदन बोलिए या त्वरण बोलिए? त्वरण क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। लेकिन चूंकि ये नीचे डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस भी ले लेंगे, -10 थीटा, यानी कि -10। और थीटा आपको दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि -10 30 डिग्री, यानी कि -1/√3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 10 सेकेंड, यहाँ 0। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक तय की गई कुल दूरी, पूरा दूरी निकालना है। या माने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी तय किया, तो उसमें भी एरिया हो जाएगा। एरिया, दूरी निकालना है तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये कैसा फिगर है बताइए? ये कैसा फिगर? ये एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, यानी कि ये जो पैरेलल साइड है इसको जोड़ देंगे, इसका सम को जोड़ देंगे। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये पूरा यहाँ का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा, नहीं निकल जाएगा, अभी भी निकल जाएगा। देखिए ये टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा क्या है? 1/√3 है ना। ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10/√3 होगा ना। ये निकल जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री से निकलेगा 10/√3। तो इसका सम क्या हो जाएगा? और ये आपका 3 है तो ये भी 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एरिया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऊपर वाला हो गया 3 प्लस, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 10/√3, 3 इंटू, और ये आपका हाइट हो जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 5 बार में, कितना हो जाएगा हमारा?
5 8, 8 प्लस 10/√3 इंटू 5, 5, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको जितना सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, इसको देखना जरूरी है इसलिए इसको कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये बोलता है F इक्वल टू एम में गति के किस नियम से प्राप्त होता है? ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। किसने? द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है, हम पढ़ा चुके हैं। गति का पहला नियम केवल बल की परिभाषा देता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? बल का परिभाषा देता है, केवल परिभाषा, डेफिनेशन देगा। लेकिन दूसरा लॉ बल का समीकरण दे देता है, यानी कि फॉर्मूला दे देता है, दूसरा सेकंड लॉ। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 केजी का कोई पिंड विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो बल की गणना क्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा, वस्तु का मास कितना है? मास है 20 केजी, ठीक है। विरामावस्था से प्रारंभ होता है, देखिए विरामावस्था से, इसीलिए हम लोग को यू कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। फाइनल वेग दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया है? टाइम दे दिया 10 सेकेंड। हम लोग को फोर्स निकालना है, यानी कि बल निकालना है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कैसे निकलेगा। देखिए F इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम ए, यानी कि अब ए का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी माइनस यू, ठीक है, बाई टी, यानी कि एक्सेलरेशन के बदले लिख दिए v माइनस यू बाई टी। अब इसमें डाल दीजिए m कितना है? m है हमारा 20, v कितना है? 60, माइनस u कितना है? 0, बटा टाइम कितना है? 10 न्यूटन। 0 0 कट गया, बचा कितना? 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। और ये हमारा 120 न्यूटन है, पी नंबर ऑप्शन। यही है तरीका बनाने का। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक स्थिर, देखिए क्या है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। सब चीज तो दे ही दिया आपको। m दे दिया, देखिए 5 केजी, u दे दिया 4 मीटर पर सेकंड, v दे दिया 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दे दिया है 2 सेकंड, और f का मात्रा पूछ रहा है। देखिए समझिएगा, m दे दिया 5 केजी, देखिए यहाँ 5 केजी दे दिया है। u 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 7। टाइम दे दिया 2 सेकंड। f पूछ रहा है, वही पिछला वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर लगा था, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। अब a का वैल्यू कितना होता है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी डाल दीजिए। m है हमारा 5, v हमारा 7, u है 4 और t है हमारा 2। क्या हो गया? 5 इंटू 3/2, यानी कि F हमारा कितना हो गया? 5 या 15/2, यानी कि 7.5 न्यूटन। आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्यरत बल। देखिए बल का परिभाषा होता है, बल का परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब होता है बटा टाइम। कहीं भी दर लिखा हुआ मतलब बटा टाइम, बटा समय, इसी को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब समय। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ बताइए? क्वेश्चन में बोल दिया है 10 केजी मीटर पर सेकंड, 10 केजी मीटर पर सेकंड। और समय कितना दे दिया है? समय हमारा दे दिया है 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड। तो ये इसको अगर हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, 10 गुने 2 जीरो बटा 2, और यह हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोलते हैं। तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 500 न्यूटन। और ये 500 न्यूटन हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान ही रहता है, बस आपको बनाने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने पर इसमें 4 सेकंड, देखिए यहाँ सेकंड दे दिया, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे दिया,
यहीं पे आपको लेट नहीं करना है, सेकंड है यानी कि पक्का मीटर पर सेकंड में काम होगा। तो ये किलोमीटर पर आवर का कोई काम नहीं है, वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार का स्पीड है, इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से 4 बार में कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था, कार का प्रारंभिक वेग था। अब समझिएगा फाइनल वेग कितना हो जाएगा, फाइनल वेग इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाया है, रुक गया है, ब्रेक लगाने पर रुक गया है, गाड़ी रुक गया है। तो अब समझिएगा द्रव्यमान कितना दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है 1000 kg। ठीक है, 1000 kg उसका द्रव्यमान दे दिया है। टाइम कितना दे दिया है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लग रहा है, शॉर्टकट लिखते हैं ना, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लग रहा है टाइम। अब हम लोग को फोर्स का मान पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, एम ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। सबसे आसान यही फॉर्मूला है। एम का वैल्यू हमारा कितना है, 1000, 1000। भी 0 है, भी हमारा 0 हो गया, माइनस यू कितना है, यू है 20 बटा टी कितना है, टी हमारा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4 से कितना कट जाएगा बताइए, 250, 250 इंटू -20 तो हो जाएगा -5000 न्यूटन। तो ये हमारा 5000 न्यूटन आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस क्यों आया, माइनस साइन शो कर रहा है कि वहां पर एक्सेलरेशन जो हम लोग लिए हैं वो नेगेटिव में है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में था। इसीलिए वेग को जब भी कम करते हैं तो फोर्स हमारा नेगेटिव में आता है, एक्सेलरेशन। और ये नेगेटिव क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव में आता है। ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव में आता है, ये भी आपको याद रखना। आगे आते हैं, 1 kg, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 kg के द्रव्यमान, सॉरी हाँ, 1 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा, ये है हमारा कोई वस्तु है, ये ऐसे करके 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। उत्तर डायरेक्शन यानी कि ऊपर है ना, ऊपर ही हुआ ना, हाँ ऊपर ही हुआ। उत्तर की तरफ इसमें एक फोर्स लगाते हैं, कितना, 1.5 न्यूटन का फोर्स इसमें लगाया जाता है। 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है किसमें, इस वस्तु में, इस वस्तु में। अब समझिएगा वस्तु का मास भी दे दिया आपको, मास दे दिया 1 kg। तो आपको बताना है कि वस्तु कितना विस्थापित होगा। समझिएगा, सबसे पहले तो आप ई निकाल लीजिए, F इक्वल टू एम में होता है फॉर्मूला। F हमारा कितना दे दिया है, 1.5 न्यूटन, मास दे दिया 1 kg, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए बोला है। अब दिया क्या क्या है, दिया है हमारा पूर्व की ओर 2 में, हाँ ये दे दिया है, ठीक है, कितना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारा कितना आ जाएगा, यू कितना है हमारा 2, तो 2 इंटू टी कितना है 2, देखिए टी भी 2 है, यू भी 2 है, यू भी 2 है, यहाँ लिख देते हैं यू भी हमारा 2 था, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हमारा 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इसमें डाल देते हैं प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो अभी निकाल लिए हैं 1.5, और टाइम है 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3, 4 + 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 मीटर, ए नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए देता है, बस आपको बनाने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेम, देखिए वही क्वेश्चन है, राइफल वाला। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सबसे पहले समझिएगा, राइफल जो है इनिशियली रुका हुआ था,
इनिशियली क्या था, रुका हुआ था, और गोली का द्रव्यमान दे दिया 12 ग्राम। ठीक है, गोली का द्रव्यमान 12 ग्राम दे दिया है। और राइफल का बात करें, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फोर्स जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। फोर्स क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, दर यानी कि समय, दर यानी कि बट्टा में समय, टाइम, समय लिख देते हैं हिंदी में, समय। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन, स्टार्टिंग में संवेग क्या था, स्टार्टिंग में संवेग था mv, सॉरी फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो था, mv माइनस mu बटा टाइम, यही होगा ना। यानी कि F इक्वल टू mv कितना था, mv हम लोग निकाल देते हैं, यू तो जीरो है, स्टार्टिंग में जीरो था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बुलेट रुका हुआ, यू जीरो है, यू जीरो है, अब भी है 300। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एम भी, एम हमारा कितना है 12 ग्राम, यानी कि 12/1000, 12 को लिख सकते हैं ना, 12/1000 kg। एम हो गया भी कितना है हमारा, भी है 300, बट्टा टाइम हमारा कितना है 0.006 सेकेंड। ठीक है, अब टाइम में देखिए जीरो हटेगा तो ऊपर में कितना मल्टीप्लाई होगा 1000 से, और ये 1000 से 1000 कट जाएगा, बचा कितना, एफ इक्वल टू 12 × 300/6 न्यूटन, तो 6 से कट जाएगा 50 बार में, 50 × 12 हो गया 600 न्यूटन, और ये 600 न्यूटन जो है फोर्स, यानी कि डी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका होता है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बना सकते हैं, लेकिन बनाइए क्या फायदा है। आगे आते हैं, फ्रिक्शन, एक टॉपिक हमारा छूट गया था, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, समझिएगा। इट इज फोर्स बिटवीन एनी टू सरफेसेस दैट आर रिलेटिवली स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड, ये हर उस सरफेस पर लगता है, हर उस सतह पर लगता है जहां पर दो बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव में स्लाइड कर रहे हो, या ट्राइंग टू स्लाइड, स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके ऊपर दूसरा बॉडी है, पहला बॉडी पर अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं तो देखिएगा, इस फोर्स के कारण नीचे वाला बॉडी पे फोर्स लगाया तो नीचे वाला बॉडी राइट साइड खिसकना चाहेगा, तो ऊपर वाला जो बॉडी है, ऊपर वाला जो बॉडी है वो क्या चाहेगा कि ये राइट खिसक रहा है, जिसको ना खिसकने दे, तो ये भी राइट की तरफ मूव कर जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो इसका अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। दूसरा देखिए, ये कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो ऊपर वाला बॉडी क्या लगेगा, लगेगा कि वो पीछे चला जाएगा, तो पीछे लगने के कारण फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तीन कंडीशन है इसमें देखिए, मान लीजिए कि इसमें राइट साइड में फोर्स लगाएं, राइट साइड में फोर्स लगाएं, तो ऊपर वाला बॉडी जैसे इसमें राइट साइड में फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी लगेगा कि हाँ पीछे की ओर खिसक रहा है, तुरंत फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा, और सेम ऊपर वाला में भी राइट साइड में लगेगा। तो ये कंडीशन आपको ज्यादा नहीं समझना है, बस समझना है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन, अतः फ्रिक्शन हमेशा सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अच्छा ये बताइए, क्या फ्रिक्शन हमेशा रोकने में ही काम करता है, नहीं, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकने में कार्य नहीं करता है, यह कभी कभी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ये टेबल है, मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं, टेबल, टेबल, ये हो गया हमारा टेबल, टेबल पे कपड़ा लगा दिए, कपड़ा लगा दिए और उसके ऊपर एक गिलास रख दिए, क्या रख दिए, ग्लास। धीरे धीरे कपड़ा को खींचिए, खींचिएगा, जैसे जैसे कपड़ा इधर आएगा ग्लास भी इसके साथ साथ इधर आएगा, कपड़ा को तेजी से खींच दीजिएगा तो ग्लास गिर जाएगा या फिर वहीं रह जाएगा, लेकिन कपड़ा को जब धीरे धीरे खींचिएगा तो ग्लास जो है वो इस कपड़ा के साथ साथ आगे आएगा, यानी कि कपड़ा को खींच रहे हैं तो ग्लास भी खिंचा रहा है, यानी कि कभी कभी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है फ्रिक्शन। घर्षण हमेशा मोशन के अपोजिट में ही काम नहीं करता है, घर्षण हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट काम करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन के अपोजिट में काम करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको इधर खींचे, कपड़ा को इधर खींचे, तो गिलास का रिलेटिव मोशन उधर हो गया, और रिलेटिव मोशन के अपोजिट यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, इसीलिए कपड़ा के साथ साथ ये गिलास जो है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा।
अब आगे समझते हैं। मान लीजिए कि ये जमीन है, फर्श है, इस पर एक बॉडी काम कर रहा है, इस पर हम लोग राइट साइड में एक फोर्स लगा दिए एफ, राइट साइड में एक फोर्स लगा दिए एफ, ठीक है। इस बॉडी का कुछ अपना एक वेट होगा, वेट है mg। बॉडी पर वेट नीचे लग रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक फोर्स ऊपर लगेगा n। इस n को क्या बोलते हैं, देखिए w क्या है, mg क्या है, वेट है, वेट है। n क्या है, नॉर्मल फोर्स, क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो इधर साइड ये जो फोर्स राइट साइड में एफ लगाए हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ लगेगा, और ये एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल, यानी कि घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा जिधर साइड फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में काम करता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला है, एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन लिख दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, यानी कि नॉर्मल फोर्स के। तो इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा म्यू, ठीक है, म्यू। तो एफ इक्वल टू म्यू एन, एन, ठीक है। अब म्यू क्या है, म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और म्यू का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में कि म्यू का मान कितना होता है, म्यू का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन से भी हल्का फुल्का नॉलेज रखिए। क्या फ्रिक्शन हमेशा हार्म करता है, नहीं। फ्रिक्शन यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। यूजफुल कैसे, देखिए फ्रिक्शन के कारण ही ब्रेक लगता है, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। गाड़ी में जो ब्रेक लगता है, अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी हमेशा चलते रहेगा। फ्रिक्शन, पहिया में ब्रेक लगाया जाता है, फ्रिक्शन के कारण वो ब्रेक लगता है, गाड़ी को रोकने में हेल्प होता है। फ्रिक्शन के कारण सभी जीव जंतु चल पाते हैं। जमीन और हमारे पैर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, हम लोग तैर नहीं पाएंगे, है ना। पानी में फ्रिक्शन की जगह एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। पानी में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, वो भी आपको याद रखना है। फ्रिक्शन के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन संभव है। मान लीजिए कि यहाँ पे कार है, कार है या ट्रक है, जो भी है, इसके अंदर फ्रिज रख दिए, फ्रिज। अगर ये कार आगे जाता तो फ्रिज धड़ाम से नीचे गिर जाता। तो फ्रिज को नीचे नहीं गिरने दे रहा है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिज को पकड़े हुए है, कार जिधर जिधर जा रहा है फ्रिज भी उधर उधर जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी संभव है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फ्रिक्शन फोर्स यूजफुल है, हार्मफुल भी है। कैसे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी टकराता है तो वो गर्म होता है, गर्म होता है तो वो घिसता पिटता है, घिसने पिटने से वो बॉडी खराब हो जाता है। मशीन, बड़ा बड़ा मशीन है, वो घिसता है तो घिसने से खराब हो जाता है। तो फ्रिक्शन के कारण मूविंग मशीन रगड़ खाते हैं और उनके टेम्परेचर में वृद्धि होती है और धीरे धीरे मशीन घिस पिट जाते हैं, यानी कि वियर एंड टियर ऑफ मशीन हो जाता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन का हार्मफुल इफेक्ट है। कुछ होमवर्क है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, या 4 या 5 क्वेश्चन जो आपको घर से बना के लाना है। पहला क्वेश्चन ये है, इसको बना के लाइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है और पांचवा क्वेश्चन ये है। इस पांचों क्वेश्चन को बना के लाइए और पांचों क्वेश्चन का हमको कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। पांचों क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा लॉज ऑफ मोशन का सारा वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है आप लोग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।